चार्ली दोनों पर दबाव बनाते हुए पूछता है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुम दोनों से, जवाब दो। आखिर 14 साल बाद माँ की याद कैसे आ गई? इतने सालों बाद रिपोर्ट लिखवाने क्यों आ गए? युग बड़बड़ाता है। क्योंकि उसे ही सब कुछ पता है। चार्ली बौखलाहट के साथ पूछता है। सब पता है से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या पता है तुम्हारी माँ को? युग युग कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु के दिमाग में कुछ आता है और वो हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है। यही कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट कहाँ पर रखे हुए हैं? चार्ली मुंह बनाते हुए कहता है। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट? कैसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट? अभिमन्यु अपने डर को छुपाते हुए जवाब देता है। ग्रेवयार्ड कोठी के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चार्ली जी। बस एक यही प्रॉपर्टी तो आई है युग के हिस्से में। चार्ली चिढ़ते हुए कहता है। तुम कहना क्या चाहते हो? सीधे सीधे कहोगे अभिमन्यु? यूं घुमा फिरा कर बातें मत करो। ग्रेवयार्ड कोठी के डॉक्यूमेंट और चित्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाना, आखिर इन दोनों में क्या कनेक्शन है? अभिमन्यु अपनी बात को समझाते हुए कहता है। कनेक्शन है चार्ली जी। रुकिए, मैं ना आपको ठीक से बताता हूँ। आपको तो पता ही है युग ने अपने स्टार्टअप के लिए बैंक से लोन लिया था, पर वो पैसा उसने जिन बांसों की खेती में लगाया था उसमें आग लग गई। तो पैसा तो पूरा डूब गया, पर बैंक से जो लोन लिया था वो तो चुकाना पड़ेगा ना। जाटव बीच में दखल देते हुए कहता है। हाँ, चुकाना तो पड़ेगा। बैंक थोड़ी अपना एक भी पैसा यूं ही छोड़ती है। अभिमन्यु अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है। हाँ, तो वही लोन चुकाने के लिए हम ग्रेवयार्ड कोठी बेचने का सोच रहे हैं। पर प्रॉपर्टी बेचने के लिए उसके डॉक्यूमेंट होना जरूरी है ना? जाटव फिर हामी भरते हुए कहता है। हाँ, बहुत जरूरी है। अभिमन्यु आगे कहता है। हाँ, तो बस उसी के लिए हम युग की माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। हमें लगता है उन्हें जरूर पता होगा कि ग्रेवयार्ड कोठी के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट कहाँ पर हैं। तभी तो युग कह रहा था उन्हें सब पता है। इतना कहकर अभिमन्यु चुप हो जाता है। 2 मिनट के लिए तो स्टेशन में खामोशी ही छाई रहती है। चार्ली एकटक नजर से अभिमन्यु को घूरते रहता है। अभिमन्यु भी अपने चेहरे की टेंशन छुपाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे चार्ली को भी साफ समझ आ गया था कि अभिमन्यु झूठ बोल रहा है। अभिमन्यु या युग में से कोई कुछ कहता उससे पहले ही जाटव से कहता है। बताओ जाटव, क्या जमाना आ गया है? इतने सालों बाद बेटे को माँ की याद आई, तो वो भी प्रॉपर्टी के लिए। सच कहते हैं कलयुग आ गया है, कलयुग। युग चुप रहता है। चार्ली युग से कहता है। वैसे युग, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं बता दूं कि हम तुम्हारी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिख सकते। युग तुरंत है। पर क्यों चार्ली जी? चार्ली जवाब देता है। गुमशुदा की रिपोर्ट तो उनकी लिखी जाती है ना जो अचानक गायब हो जाते हैं। पर तुम्हारी माँ गायब थोड़ी हुई थी, वो तो भागी थी। भगोड़ी थी तुम्हारी माँ युग। जैसे ही चार्ली ये बात बोलता है, युग गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है। चार्ली अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है। तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारी माँ किसी के साथ भाग गई थी। युग के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ये बात साफ पता चल रही थी कि वो बहुत गुस्से में है और वो किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। चार्ली आगे कहता है। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ को भागते हुए किसने देखा था? युग कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ कहता है। किसने देखा था? चार्ली जवाब देता है। रतन पाली ने। उसी ने तो पूरे गांव में खबर फैलाई थी कि लेखक बाबू की पत्नी किसी पराये मर्द के साथ भाग गई है। बताओ, भागी तुम्हारी माँ थी, पर बदनामी पूरे गांव में दिलीप जी की हो रही थी। होती भी कैसे नहीं। लेखक बाबू दिलीप जी का भाई जो लगता था। बेचारे दिलीप जी, उनको बड़ी बदनामी झेलनी पड़ी तुम्हारी माँ की वजह से। युग खामोश रहता है। चार्ली मुंह बनाते हुए कहता है। अफसोस की बात है कि उस रतन पाली को यक्षिनी ने अपना शिकार बना लिया, वरना मैं उसी से पूछ लेता कि उस रात तुम्हारी माँ किस मर्द के साथ भागी थी, और अब तक तो तुम्हारी भगोड़ी माँ का पता चल जाता। चार्ली की ये बात सुनकर युग गुस्से से अपनी जेब में से सिगरेट निकालता है और उसे मुंह से रखकर लाइटर से जलाने लग जाता है। युग सिगरेट जला पाता उससे पहले ही चार्ली युग के मुंह से सिगरेट छीन लेता है और बड़े ही कड़क लहजे में कहता है। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारी ग्रेवयार्ड कोठी नहीं जहाँ पर तुम अपनी अय्याशी करो, समझे? युग गुस्से से चार्ली को घूरने लग जाता है। अभिमन्यु मामला शांत करते हुए कहता है। माफ कर दीजिए चार्ली जी से, वो क्या है ना, बहुत परेशान है, और जब भी ज्यादा परेशान होता है तो सिगरेट पीने लग जाता है। चार्ली कहता है। फिर तो लगता है जल्द ही इसे कैंसर होने वाला है, क्योंकि परेशानियां तो अभी और बढ़ने वाली हैं। अभी इसका परेशानियों से सामना हुआ ही कहाँ है। युग और अभिमन्यु दोनों खामोश रहते हैं। चार्ली युग को घूरते हुए कहता है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप के बीच संबंध कैसे थे? तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता से खुश नहीं थी क्या? अक्सर तभी किसी की पत्नी भागती है जब वो अपने पति से खुश नहीं रहती है। मुझे नहीं लगता लेखक बाबू अपनी पत्नी को खुश रखते होंगे। दिन भर तो कहानियां लिखते होंगे, तो भला फिर खुश कब रख पाएंगे? चार्ली के ये बात बोलते ही युग गुस्से से कुर्सी पर से उठ जाता है और कुर्सी को पीछे करते हुए कहता है। बस बहुत हुआ, अब और नहीं।
आपको रिपोर्ट लिखनी है या नहीं? भूलिए मत, वर्चस्विनी जी बस 2-3 महीने की लीव पर है। जब वो वापस आएगी तो आपकी खैर नहीं। अभी आपको जितनी मनमानियां करनी है, मजाक उड़ाना है, उड़ा लीजिए, पर ज्यादा दिन ये सब चलने वाला नहीं है, समझे आप? चार्ली पलट कर कहता है, अरे तुम नाराज क्यों हो रहे हो युग? तुम तो बुरा ही मान गए। मैं तो बस फॉर्मेलिटी के लिए सवाल पूछ रहा था। वैसे अगर तुम रिपोर्ट नहीं भी लिखवाते तो हम तुम्हारी माँ को ही ढूंढ रहे थे। अभिमन्यु शॉक्ड होते हुए कहता है, आप लोग चित्रा आंटी को ढूंढ रहे थे, पर क्यों? चार्ली जवाब देता है, चैटर्जी के कहने पर। अब वर्चस्विनी मैम की गैर हाजिरी में सारा कमांड उन्हीं के हाथ में है। वही तो है अब इस मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन के इंचार्ज। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, चैटर्जी जी ने चित्रा आंटी को ढूंढने के लिए बोला, पर क्यों? चार्ली जवाब देता है, अब ये तो नहीं पता, पर चैटर्जी सर को भी गड़े मुर्दे उखाड़ने का बड़ा शौक है, शायद उसी शौक के लिए बोला हो। और अब देखो, तुम लोग खुद रिपोर्ट लिखवाने आ गए। रिपोर्ट ना होने पर पहले हम छुपकर काम कर रहे थे, अब हम फुल पावर के साथ काम करेंगे। युग अभिमन्यु दोनों खामोश रहते हैं। चार्ली युग को देखते हुए कहता है, वैसे युग तुम्हारी माँ के बारे में एक अपडेट मिली है मुझे। युग कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु बोलता है, क्या अपडेट मिली है? चार्ली अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर बड़ा उतावलापन है अभिमन्यु। माँ युग की गुमशुदा है या तुम्हारी? अभिमन्यु जवाब देती है, चार्ली जी, जब दोस्त भाई समान हो सकता है तो क्या दोस्त की माँ नहीं हो सकती? मैं तो बस चित्रा आंटी को जल्द से जल्द ढूंढना चाहता हूँ ताकि सब कुछ पता चल जाए कि कोठी के अंदर कौन है। मेरा मतलब है कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट कहाँ पर हैं। चार्ली कुछ सोच पाता उससे पहले ही अभिमन्यु उस पर अपने सवालों की बौछार करते हुए कहता है, तो चार्ली जी आप कुछ बता रहे थे, क्या पता चला है आपको चित्रा आंटी के बारे में? चार्ली अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, जब हमने चित्रा के बारे में पता करने की कोशिश करी तो सब लोगों का यही कहना था कि चित्रा गुमशुदा नहीं हुई है बल्कि किसी मर्द के साथ भाग गई है। तो फिर हमने ये पता लगाने की कोशिश करी कि आखिर चित्रा किस मर्द के साथ भागी थी। हो सकता है उस मर्द का पता लगाने से चित्रा का भी पता चल जाए। और तुम्हें पता है हमें क्या पता चला? युग चार्ली को एकटक नजर से देखते हुए पूछता है, क्या पता चला? चार्ली युग की आंखों में देखते हुए धीरे धीरे जवाब देता है, हमें पता चला कि जिस रात चित्रा भागी थी उस रात ना ही बंगला मुड़ा गांव से कोई मर्द लापता हुआ था और ना ही रोंग का मुचा गांव से। सिर्फ यही दोनों गांव से नहीं, आसपास जितने भी गांव हैं हमने वहां पर भी पता किया, वहां से भी उस रात कोई मर्द लापता नहीं हुआ था। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, अगर कोई मर्द लापता ही नहीं हुआ तो फिर चित्रा आंटी किस मर्द के साथ भागी थी? चार्ली अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, वही तो समझ नहीं आ रहा अभिमन्यु की चित्रा आखिर किसके साथ भागी थी। अभिमन्यु अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, इसका मतलब चित्रा आंटी किसी मर्द के साथ भागी नहीं, ये सब अफवाहें हैं। चार्ली अभिमन्यु को बीच में टोकते हुए कहता है, ये अभी पूरी तरह से कह नहीं सकते अभिमन्यु, क्योंकि रतनपाली ने तो देखा था ना चित्रा को किसी मर्द के साथ भागते हुए। अभिमन्यु एक गहरी सोच के बाद कहता है, आखिर उसने किस मर्द को देख लिया चित्रा के साथ भागते हुए? और देखा भी तो रोका क्यों नहीं? गांव में तो प्रथा है कि अगर कोई लड़का लड़की भागते हैं तो उन्हें जिंदा चला देते हैं। रतनपाली के पास अच्छा मौका था वाहवाही बटोरने का, पर उस वक्त उसने मौका अपने हाथ से जाने दिया। यही बात कुछ हजम नहीं हो रही। चार्ली लंबी सोच में खो जाता है और खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, एक बार के लिए मान भी लूं कि ये सब अफवाहें हैं, तो फिर लेखक बाबू ने चित्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? और चित्रा कभी लौट कर क्यों नहीं आई? आखिर वो चली कहाँ पर गई? चार्ली युग से पूछता है, युग, क्या तुम्हारी माँ ने तुमसे कभी कोई कांटेक्ट नहीं किया इतने सालों में? युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, नहीं किया। चार्ली फिर बड़बड़ाता है, ये बात हजम नहीं हो रही। माँ भले ही कैसी भी हो पर अपनी औलाद को कभी नहीं भूलती। उसने तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, ये भी बड़ी बात है। चार्ली आगे कहता है, खैर छोड़ो, अब तुमने रिपोर्ट तो लिखवा ही दी है, तो अब हम जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन लेते हैं। हम चित्रा को ढूंढ निकालेंगे, तुम फिक्र मत करो। अब तुम लोग जा सकते हो। इस तरफ तारा पूजा कमरे के अंदर पालकी मारकर बैठी हुई थी। उसके सामने ही एक शिवलिंग रखा हुआ था जो कि संगमरमर के पत्थर का था। तारा की आंखें बंद थी, वो ध्यान लगाने में मग्न थी। कमरे के अंदर ही चंदन की धूप जल रही थी जिससे पूरा कमरा महक रहा था। तारा मन ही मन मंत्र पढ़ते हुए शिवलिंग की पूजा कर रही थी। वो कमरा पूरी तरह एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ था। तारा के मंत्र जाप करने की आवाज कमरे के अंदर गूंज रही थी। तारा धीरे से अपनी आंखें खोलती है। तारा मंत्र पढ़ते हुए ही अपने हाथ शिवलिंग के ऊपर ले आती है। उसने अपने हाथ शिवलिंग के ऊपर कुछ इस तरह रखे हुए थे जैसे वो जल चढ़ा रही हो। तारा के हाथों में कुछ नहीं था। तारा मन ही मन कोई सा मंत्र पढ़ती है और देखते ही देखते उसकी थैली में जल निकलने लग जाता है। तारा शिवलिंग पर जल समर्पित कर रही थी जो उसकी दैवीय शक्तियों के कारण हो रहा था।
तारा शिवलिंग पर जल समर्पित करते हुए कहती है, ओम पंचवक्त्राय विहात्वहे सहस्त्रशाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। ये सब एक करिश्मे की तरह हो रहा था। जल चढ़ाते वक्त तारा पूरी श्रद्धा भक्ति से महादेव को याद कर रही थी। तारा शिवलिंग पर जल समर्पित कर ही रही थी कि तभी उसे किसी चीज की अनुभूति होती है और वो तुरंत अपनी जगह पर हाथ जोड़कर बैठ जाती है। जैसे ही तारा पालकी मारकर बैठती है, उस कमरे का दरवाजा खुलता है और वर्चस्विनी पूजा कमरे के अंदर आ जाती है। तारा को इतनी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करते देख वर्चस्विनी मन ही मन खुश होने लग जाती है। अगले ही पल तारा अपनी आंखें खोल देती है। वर्चस्विनी तारा से कहती है, तारा बेटी, हो गई पूजा? तारा जवाब देती है, हाँ माँ, हो गई। वर्चस्विनी कहती है, बाहर चलिए, आपसे कोई मिलने आया है। तारा कहती है, कौन आया है माँ? वर्चस्विनी मुस्कुराते हुए कहती है, आप खुद ही चलकर देख लीजिए। जब तारा वर्चस्विनी के साथ कमरे से बाहर जाती है तो तारा देखती है कि उससे मिलने कोई और नहीं बल्कि शालिनी आई थी। शालिनी को वहां पर एकदम से देखकर तारा बहुत खुश हो जाती है। तारा अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए पुकारते हुए कहती है, शालिनी दीदी। शालिनी भी तारा को अपनी दोनों बाहों में भर लेती है और उसे प्यार से पुचकारने लग जाती है। वर्चस्विनी तारा से कहती है, तारा बेटा, आप शालिनी दीदी से बातें कीजिए, मैं आपके लिए और आपकी शालिनी दीदी के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। इतना कहकर वर्चस्विनी किचन में चली जाती है। वर्चस्विनी के जाते ही तारा शालिनी पर सीधे अपने कमरे में चली जाती है। उन दोनों के सिवा इस वक्त कमरे के अंदर कोई नहीं था। शालिनी तारा से पूछती है, तारा बेटी, मैंने जो मंत्र विधियां बताई थी उनका जाप कर रही हो ना तुम? तारा खुश होते हुए कहती है, हाँ शालिनी दीदी, कर रही हूँ। मुझे तो उनका असर भी होते हुए दिख रहा है, ये देखिए। इतना कहकर तारा अपने हाथ से पानी के गिलास की तरफ इशारा करती है जो उससे दूर रखी हुई थी। देखते ही देखते वो गिलास हवा में उड़ते हुए तारा के हाथों में आ जाता है। शालिनी तारा की पीठ थपथपाते हुए कहती है, शाबाश तारा बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इन 9 दिनों में काफी कुछ सीख गई हो तुम, और तुमने बहुत अच्छी तरह से अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है। अब उस काले साए का अंत दूर नहीं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी